साकेत की आंखें खुल गईं। जिस्म कई पलों तक निश्चल पड़ा रहा और फिर मुंह से गहरी सांस लेते हुए वह चैतन्य अवस्था में आ गया। मोबाइल पर काफी देर तक अनीमिया, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर वगैरह पर छानबीन करने के दौरान झपकी आए हुए अभी केवल 5 मिनट ही गुजरे थे कि नींद खुलने की ये घटना घट गई थी। उसने मोबाइल उठाया, जो नींद में उसके हाथ से छूटकर सीने पर जा पहुंचा था। डिस्प्ले पर ब्राउज़र खुला हुआ था और उस पर अभी भी अनीमिया से जुड़ा वही पेज दिखाई दे रहा था, जिसे देखते हुए वह नींद की चपेट में आ गया था। रात के 1 बजने वाले थे। साकेत ने ब्राउज़र को एग्जिट किया और सेलफोन को लॉक करके सिरहाने रखने के बाद लिहाफ को धड़ तक खींचकर सोने की कोशिश करने लगा, मगर नींद दोबारा उसके जेहन पर हावी होती, इससे पहले कुछ सुनकर उसके कान खड़े हो गए। लोरी की आवाज़ उसके माथे पर बल पड़ गए। इतनी रात गए लोरी कौन गा रहा है? लोरी की आवाज़ बेहद धीमी थी, इतनी धीमी कि वह हवेली के परिसर में ही है, इस पर भी संदेह था, लेकिन साकेत जानता था कि आवाज़ हवेली के परिसर में ही है, क्योंकि हवेली का परकोटा ही इतना दूर तक फैला हुआ था कि पड़ोस के घर की आवाज़ भीतर तक नहीं आ पाती थी। उसने लिहाफ एक ओर उछाला और पैरों में स्लीपर डालकर कमरे से बाहर आ गया। बरामदे में आवाज़ और स्पष्ट हो गई तथा साथ ही साथ ये संकेत भी स्पष्ट हो गया कि आवाज़ हवेली में ही थी। लोरी का स्वर ऐसा था जैसे कोई औरत अपने बच्चे को पुचकारते हुए स्तनपान करा रही हो। साकेत के रोंगटे खड़े हो गए। घर में कोई नवजात बच्चा नहीं था। फिर ये कौन था? किसकी आवाज़ थी? कारण जानने के लिए उसने आवाज़ की दिशा का आंकलन किया और इस नतीजे पर पहुंचा कि आवाज़ हवेली के पीछे गार्डन से आ रही थी। सारी लाइट्स जल रही थीं, क्योंकि जब से साकेत ने डायन के मुद्दे पर गंभीर रुख अख्तियार किया था, तब से नौकरों को ये हिदायत थी कि रात में बल्ब न बुझाए जाएं। ठंड अधिक थी, फिर भी वह सिहरन को जैसे तैसे संभालते हुए हवेली के पिछले दरवाजे पर पहुंचा। ये वही दरवाजा था जिसके खुलने की आवाज़ से वह एक बार पहले भी जाग गया था और फिर बाद में पता चला था कि रमैया हल्का होने के लिए उसे खोलकर बाहर गया था। लोरी की आवाज़ अब साफ साफ सुनाई दे रही थी और दुविधा की कोई गुंजाइश नहीं थी कि आवाज़ पिछवाड़े के गार्डन से ही आ रही थी। कुछ सर्दी तो कुछ रोमांच के कारण कांपते हाथों से साकेत ने छिटकनी गिराई और दरवाजा खोल दिया। शीतल हवा के साथ धुंध की सफ़ेद चादर फुहार के रूप में भीतर दाखिल हुई और उसे एहसास करा गई कि आज रात तापमान में गिरावट नित्य की अपेक्षा अधिक है। वह बाहर निकला। चांद की चांदनी में सराबोर कोहरा इतना घना था कि कुछ मीटर के फासले पर भी देख पाना मुहाल था। लोरी की आवाज़ कोहरे की परत के उस पार से आ रही थी। साकेत के बदन पर महज टी-शर्ट था। वेध्यानी में वह साल नहीं लपेट पाया था, बावजूद इसके वह चुभती हवाओं की परवाह न करते हुए लोरी की आवाज़ की दिशा में कोहरे की ओर अग्रसर हो गया। ज्यों-ज्यों वह कोहरे की परत में घुसता चला गया, त्यों-त्यों लोरी की आवाज़ साफ होती गई। तीव्र उत्कंठा के बोझ को जैसे तैसे संभालते हुए जब वह गार्डन में करीब 100 मीटर की दूरी पर आ गया तो उसकी आंखें आश्चर्य से फैल गईं। जो दांत भीषण सर्दी के बावजूद अब तक नहीं बजने पाए थे, वे अब तेजी से बजने लगे, क्योंकि लोरी गा रही महिला उसकी आंखों के सामने थी। उसे साकेत की आमद का भान अभी तक नहीं हुआ था। वह अपने बच्चे को थपकियां देती हुई, उसे हौले हौले हिलाती हुई लोरी गा रही थी। लोरी की धुन ही शायद ऐसी थी, या ये परिवेश का असर था, जो साकेत को वह लोरी कम और अंग्रेजी साहित्य की लैमेंट श्रेणी की कोई कविता ज्यादा महसूस हुई। हैरत अजदा करने वाली बात ये थी कि वो औरत बुढ़िया थी। उसके बाल सन की भांति सफ़ेद थे और वह रात के 2 बजे सन्नाटे में डूबे सर्द वातावरण में एक बच्चे को दूध पिला रही थी। खौफजदा करने वाली बात ये थी कि काले नेल पॉलिश से रंगे हुए उसके हाथ के नाखून नश्तर की भांति नुकीले थे, जो किसी को दूर से ही अपनी भयावहता का बोध करा देते थे। क्या ये डायन है? एक बूढ़ी डायन? साकेत के अंतमन से आए इस सवाल को शायद बुढ़िया भांप गई और उसकी लोरी के स्वर तुरंत बंद हो गए। वह चेहरा ऊपर उठाए और यही वह क्षण था जब साकेत के होठों से भयमिश्रित सिसकारी निकल गई। दादी। ये उसकी दादी थी, वही दादी जिनके वो बेहद करीब हुआ करता था और जिनकी मौत का सूतक भी अभी नहीं गुजरा था। दादी अपनी बड़ी बड़ी आंखों में वीरानी लिए हुए एकटक उसकी ओर देख रही थीं।
उनकी आंखों में काजल था और भाव भंगिमाएं भी वैसी नहीं थीं जैसी उनके जीते जी हुआ करती थीं। उनमें एक अजनबीपन था, एक डर था। साकेत की ओर से काफी देर तक कोई प्रतिक्रिया न पाकर जब वे हौले से हंसी तो उनके काले दांत को देख साकेत के हौसले पस्त हो गए। उसके पांव थरथराए और उसे किसी सहारे की तीव्र आवश्यकता महसूस हुई। ये दूसरी बार था जब वह मरी हुई दादी से रूबरू था, लेकिन इस बार की ये मुलाकात पहले की अपेक्षा अधिक स्पष्ट और भयानक थी। मरी हुई दादी सशरीर और जीती जागती उसकी आंखों के सामने थी और इस बार ये कोई सपना या वहम नहीं था। ये दादी नहीं है। साकेत के होंठ कांपे और उसकी निगाहें दादी के चेहरे से होते हुए उनके भयानक नाखूनों पर ठहर गईं। ये दादी नहीं है। ये कोई डायन है। वह ट्रांस की दशा में पहुंचकर विक्षिप्तों की तरह बार बार यही जुमला दोहराने लगा और तब तक दोहराता रहा जब तक कि उसे ये नहीं लगा कि कोई उसे तेजी से झकझोर रहा है। उस झकझोरे जाने से जब उसके ट्रांस में खलल पड़ा तो उसके कानों में रमैया की आवाज गई, साकेत भैया। इसके पश्चात साकेत के जेहन को सामान्य अवस्था में लौटने में महज कुछ ही क्षण लगे। जब वह ट्रांस से बाहर आया तो इतनी भीषण सर्दी में भी पसीने से तर था, जबकि उसे थामे हुए खड़ा रमैया कपड़े से लैस होने के बावजूद ठंड से कांप रहा था। उसने सामने देखा, दादी अब वहां नहीं थी। वहां दादी थी। उसने उखड़ी हुई सांसों के दरमियान उक्त स्थान की ओर संकेत करते हुए कहा, भयानक रूप में थी। वहां तो कोई नहीं था साकेत भैया। रमैया ने साकेत को सहारा देते हुए ही कहा, क्योंकि उसके पांव अब भी डगमगा रहे थे। तुम कब आए यहाँ? हम तो आप ही के पीछे पीछे आए। जब हमने हवेली का किवाड़ खुलने की आवाज सुनी तो जाग गए और देखा कि आप नींद में चल रहे थे। नींद में? मैं नींद में था। साकेत हलकान रह गया। हाँ, और आपको देख के भय भी लागत रहा। आप ऐसे चल रहे थे जैसे कौनो मुर्दा चल रहा हो। फिर साकेत ने ऐसे अंदाज में पूछा जैसे उसे खुद से ज्यादा रमैया पर भरोसा हो। फिर आप यहाँ आकर रुक गए और अचानक कुछ देखकर बड़बड़ाने लगे कि ये दादी नहीं हो सकती, ये डायन है। मैंने दादी को देखा था रमैया। वे किसी नवजात बच्चे को दूध पिला रही थीं। राम राम, रमैया ने कान छूते हुए कहा, सपने भी कैसन कलजुगी आवन लाग हैं। रानी माँ इतनी जर्जा हो गई थीं। भला इस उम्र में बच्चा पिलाएंगी का? ये सपना नहीं था रमैया, साकेत ने जोर देते हुए कहा, मगर लहजे से आत्मविश्वास नदारद था। मैंने अपनी आंखों से देखा था। आप पहले अंदर चलो साकेत भैया, हम बतियाते हैं आपसे बाद में। रमैया ने साकेत को अपना साल ओढ़ाते हुए कहा। साकेत चाहकर भी कुछ नहीं कह पाया। कुछ कहना उसके लिए आसान ही कहाँ था। ये पहली दफा था जब उस पर नींद में चलने का इल्जाम लगा था। साकेत और रमैया दोनों ही इस बात अनजान थे कि ठीक उसी पल हवेली की दूसरी मंजिल के एक कमरे की लाइट ऑफ हुई थी। तुम यहाँ? साकेत को दरवाजे पर देखकर कामिनी चौंकी। तुम्हें तो बाहर होना चाहिए, आज दादी की 13वीं है। पंडित आ चुके होंगे। मैं बाहर ही था, पंडितों की पंगत बैठाकर आ रहा हूँ। आपके कुछ इम्पोर्टेंट पेपर्स अभी अभी डिलीवर हुए हैं तो मैंने सोचा कि तुरंत आप तक पहुँचा दूँ। पेपर्स? कामिनी की भवें सिकुड़ी। वह साकेत के हाथ में मौजूद लिफाफे पर नजर डालते हुए बोली, किसने दिए? हॉस्पिटल से आए हैं। एक नौकर ने मुझे थमाया तो आप तक लेकर आ गया। ओह! कामिनी को बोध हो गया कि वे कैसे पेपर्स होंगे और ऐसा होने के साथ ही उसके चेहरे पर असहजता के भाव भी नमूदार हुए। बड़ी छुपा रुस्तम निकली आप। साकेत मुस्कुराते हुए भीतर दाखिल हुआ और लिफाफा उसकी ओर बढ़ाते हुए बोला, 1 महीने पहले ही नन्हे मेहमान ने हवेली का दरवाजा खटखटा दिया और आपने हमें बताया तक नहीं। माना कि इस खबर पर पहला हक हमारे अग्रज का था, लेकिन 1-2 दिन में तो हमारा नंबर आ जाना चाहिए था। ऐसी बात नहीं है। कामिनी रूटीन टेस्ट का लिफाफा थामते हुए बोली। उसकी असहजता क्षण प्रतिक्षण बढ़ती जा रही थी, जो साकेत को संकोच सुलभ नहीं लग रही थी। वह लिफाफे को घुमाती हुई और उसकी ओर देखने से बचने की कोशिश करते हुए आगे बोली, पहली प्रेगनेंसी है, इसलिए बुआ ने कुछ कारणों से इसे एक्सपोज करने से मना किया था।
यानी कि हमारे महान भाई को भी ये बात नहीं पता है। साकेत हैरान हुआ। बुआ के अलावा केवल उन्हें ही पता है, और इसे बाकी लोगों से छिपाने के पीछे बुआ का वैज्ञानिक तर्क क्या था? नहीं बताई, बस आदेश दे दी कि ये ब्रेकिंग न्यूज़ बगैर उनकी इजाज़त के किसी भी चैनल पर टेलीकास्ट न किया जाए। साकेत कुछ कहता इससे पहले ही आंगन से जगा प्रताप की दहाड़ सुनाई पड़ी। कहाँ घुस गया रे? यहाँ बवाल हो गया। ससुर और तुम भौजाई को खुश करने के फेर में घर में घुसे हो। फट गया ज्वालामुखी। जगमोहन का ताना सुनकर साकेत चिढ़ गया। अपने पति को कम से कम बोलने का ढंग ही सिखा दो यार। प्यार से बात करना तो वह कभी सीख ही नहीं सकता। तत्पश्चात वह रुका नहीं और भागते हुए हवेली से बाहर आया। हंगामा वाकई मच चुका था। हवेली के परकोटे के भीतर मैदानानुमा जगह पर ही 13वीं के मृतक भोज का कार्यक्रम प्रस्तावित था। कार्यक्रम शुरू करने से पहले 13 ब्राह्मणों को भोजन कराने की परंपरा के अनुसार पंगत लगाई गई थी, लेकिन साकेत को जो दृश्य नजर आ रहा था वो ये था कि पूरे 13 पीतांबरधारी ब्राह्मण अपने आसन से उठ खड़े हुए थे। न केवल उठ खड़े हुए थे बल्कि सामने परोसी हुई थाली में पानी उड़ेलकर उस भोज को भी ठुकरा चुके थे। अशुभ। ब्राह्मणों की उस मंडली का प्रतिनिधित्व कर रहे मुख्य ब्राह्मण ने कुपित स्वर में ठाकुर साहब को लक्ष्य करके कहा, अशुभ अनुभूतियां हो रही हैं यहाँ। हमें प्रतीत होता है कि इस घर में अपवित्र सत्ता का वास है। कोई और मौका होता तो साकेत इस बात पर जोर से हंसता, लेकिन मौजूदा क्षणों में उसने ऐसा नहीं किया, क्योंकि न तो हालात ही ऐसे थे और न ही उस ब्राह्मण के व्यक्तित्व में उसे कोई आडंबर नजर आया था। ये शायद उसके औरा का ही असर था कि कलियुगी ब्राह्मणों के प्रति हार्ड कॉर्नर रखने वाला साकेत भी उससे प्रभावित हुए बिना न रह सका। ब्राह्मणों को भोज ठुकराता देख गौतमी बुआ की रोनी होती जा रही सूरत किसी से छिपाए नहीं छिप रही थी, और ठाकुर साहब यूं करबद्ध होकर खड़े थे जैसे कोई देवपुरुष उन्हें शाप देने जा रहा हो। वहां लगभग 20 की तादाद में खड़े नौकरों चाकरों को भी सांप सूंघा हुआ था। कुछ है इस हवेली में जो भयानक है, शापित है। ब्राह्मणों के उस मुखिया ने अपना कथन जारी रखते हुए कहा, जो अनहोनियों व बुरी ताकतों को आमंत्रण देगा। लेकिन ब्राह्मण देवता, आप लोगन को ऐसा अनुभव हुआ ही क्यों? और अगर हुआ भी तो भोजन ठुकराने का मतलब हुआ। अब अगर हमारे दरवाजे से ऐसे चले जाएंगे तो ये बड़ा अपशकुन होगा हमारे लिए। भोजन ग्रहण कीजिए, और अगर ऐसा कुछ है भी जैसा आप बता रहे हैं तो हम बात करेंगे ना। उपाय भी तो आप ही को बताना होगा ना। ठाकुर साहब ने मनुहार करते हुए कहा, वो जो कुछ भी है। ब्राह्मण ने हवेली पर इस कदर नजर डालते हुए कहा जैसे उसका जरी जरी मनुष्यत से उत्प्रोत हो। विचित्र है, हमारे सामर्थ्य की सीमा से बाहर है, और अपवित्र तो इतनी है कि यदि हमने इस घर का अन्न जल ग्रहण किया तो हमारी सात्विकता भंग हो जाएगी। इसके बाद ठाकुर साहब के अनगिनत प्रयासों का कोई नतीजा नहीं निकला और ब्राह्मणों का दल वहां से पलायन कर गया। बड़ा अशुभ हुआ। जगा प्रताप बेचैनी पूर्वक इधर उधर फुदकते हुए बोला, काशी के बड़े पंडित थे। 4 दिन पहले एडवांस पैसा देकर ऑनलाइन बुक किए थे। इनको का पता था कि बिना संस्कार पूरा करवाए ही चले जाएंगे। दादी का संस्कार भी अधूरा रह गया और पैसा ही डूब गया। पैसे के लिए मत पगलाओ। धन के लिए जगा प्रताप की चिंता इस घड़ी ठाकुर साहब को रास न आई। वे तल्ख स्वर में बोले, पैसा लौटा कर गए हैं। तख्त पर पड़ी 2000 के नोटों की गड्डी के रूप में जब लक्ष्मी जगा प्रताप को सही सलामत नजर आई तो उसकी फुदकिन पर कुछ अंकुश लगा। तो अब? काफी देर से खामोश साकेत ने पूछा। वही तो समझ में नहीं आ रहा है। ठाकुर साहब ने शोभायुक्त लहजे में कहा, इतना लंबा जीवन जीकर माई मरी हैं और हम उनकी मुक्ति नहीं बना पा रहे हैं। इसमें परेशान होने की क्या बात है? साकेत ने जेब से मोबाइल निकालने का उपक्रम करते हुए कहा, मैं किसी दूसरी साइट पर कोई और मुक्ति पैकेज देखकर इमरजेंसी बुकिंग कर देता हूँ। आधे घंटे के भीतर 13 पीतांबरधारी फिर से आ जाएंगे दरवाजे पर। कोई हंसी का खेला लग रहा है तुम्हें? ठाकुर साहब की दहाड़ पूरे परकोटे के भीतर गूंज उठी। लगाएं कसकर, एक झापड़ और बाहर निकाल दे पूरा का पूरा कानून तुम्हारे मुंह से।
साकेत के खिलंदड़पन ने ठाकुर साहब के क्षोभ को इस कदर भीषण क्रोध में परिणत कर दिया कि उनके मुंह से झाग निकलने लगा और वे दुर्वासा ऋषि की मानिंद कांपने लगे। बेटे की उम्र और समझदारी के लिहाज से वे उस पर हाथ तो न उठा सके, लेकिन परंपराओं के प्रति उसकी ओछी टिप्पणी ने उन्हें भीतर तक आहत कर दिया था। इसके सबूत के तौर पर उन्होंने उक्त वक्तव्य के बाद कुछ नहीं कहा और साकेत पर एक घृणित दृष्टि डालते हुए वहां से चले गए। तेरे तो शक्ल से ही शनिचर बरस रहा है रे चोटटा। बाप के जाते ही जगह प्रताप छोटे भाई पर बरस पड़ा। तेरी सुघड़ता न बिगड़ने पाए, ई खातिर दादी की 10वीं को सिर भी नहीं मुंडाया और आज पंडित लौट गए तो ठट्टा भी मार रहा है। तू तो नरक में जाएगा रे असुर। सिर मुंडा लीजिए या सिर कटा लीजिए, साकेत ने सर्द लहजे में कहा, लेकिन मैं ये नहीं भूलूंगा कि जब दादी जिंदा थी तो उनके लिए इतने प्रपंच फैलाना तो दूर, आप में से किसी ने उनके दिल का हाल तक जानने की कोशिश नहीं की थी। कहने के बाद साकेत ने वहां मौजूद लोगों पर तरस भरी दृष्टि डाली और प्रस्थान कर गया। धार्मिक आस्था को प्रतिबिंबित करने वाले कार्यों के प्रति जगह प्रताप की विशेष आसक्ति थी। एक बार महाशिवरात्रि के पर्व पर उसने 10 लीटर दूध से शिवलिंग का दुग्धाभिषेक किया था। हाँ, ये बात जुदा थी कि पिछली शाम उसने बछड़े को सिर्फ इसलिए कसाई की तरह पीटा था क्योंकि वह खूंटे से छूटकर अपनी मां का 1 लीटर दूध पी गया था। वह धार्मिक तो था, लेकिन धर्म के सदके उसके अंदर करुणा और प्रेम नहीं पनपने पाया था। वह धर्म को आत्मोत्थान का साधन नहीं बल्कि स्वर्ग में एडवांस बुकिंग का जरिया समझता था। वह मदद मांगने वाले अकिंचन को झिड़क देता था और आडंबरों पर पैसा पानी की तरह बहाता था। धार्मिक साकेत भी था, ईश्वर पर अगाध श्रद्धा भी रखता था, लेकिन आडंबरों को पहचानने की उसमें कुव्वत थी, इसलिए कुछ अव्यावहारिक परंपराओं पर विरोधी रुख अख्तियार करके यदा कदा जगह प्रताप की ओर से नास्तिक, असुर, अधर्मी और पापी जैसी संज्ञाओं से नवाजा जाता रहता था। जैसा कि थोड़ी देर पहले हुआ था, ब्राह्मणों ने रानी मां का मृतक भोज ठुकरा दिया। वल्लभगढ़ में जिसने भी ये खबर सुनी अपशकुन की आशंका से बुरी तरह सहम गया। गैर मानवीय विषयों से जुड़े किस्से अपनी रोचकता के कारण फिजाओं में सुगंध की भांति फैल जाते हैं। यही वजह थी जो हवेली के नौकर सख्त हिदायत के बाद भी रानी मां के आखिरी दिनों के रहस्यमय बर्ताव को नमक मिर्च लगाकर लोगों को सुनाने से बाज नहीं आए थे। रही सही कसर रामजतन की घटना ने पूरी कर दी थी और नतीजा ये निकला था कि जो डायन आज तक वल्लभगढ़ की किंवदंतियों में व्याप्त थी, वह अब लोगों के जेहन पर कब्जा जमाने लगी। रानी मां की मौत का पंचक काल में होना भी हवेली समेत पूरे गांव वालों के लिए चिंता का विषय बना हुआ था। हवेली में कुछ गोलमाल हो रहा है। रानी मां पंचक काल में मरी हैं। डायन डायन चिल्लाते हुए मरी हैं। पूर्णमासी की रात रामजतनवा ने डायन को देख लिया, ये बात भी कोई से छिपी ना है। कुछ तो अनर्थ होने वाला है। वल्लभगढ़ की हर गली व चौराहे पर केवल डायन और रानी मां की मौत के ऐसे ही चर्चे थे। सर्दियों में यूं भी दिन जल्दी ढल जाता है, लेकिन डायन के आ जाने का खौफ गांव वालों के मन मस्तिष्क पर यूं बरपा था कि शाम के 7 बजते ही वल्लभगढ़ वीरान हो जाता था और वहां आबादी होने के कोई संकेत नहीं बचते थे। अलाव के इर्द गिर्द जमने वाली महफिल और उसमें होने वाली किस्सागोई, जो गांव में रहने के रोचक अनुभवों में से एक होती है, भी अब गुजरे जमाने की बात लगने लगी थी। न केवल डायन बल्कि हवेली के प्रति भी लोगों के मन में भय बैठता जा रहा है। ये बात ठाकुर साहब और गौतमी बुआ से भी छिपी हुई नहीं थी। मरजाद मिट्टी में मिली जा रही है। गौतमी बुआ ने पैर के तलवों को आग के सामने रखते हुए कहा। ठाकुर साहब के साथ वे हवेली के बरामदे में फायरप्लेस के निकट बैठी हुई थीं। रात के 8 बज रहे थे। आज धोबीन 13वीं का बचा हुआ खाना ले जाने में ऐसा नाक भान सिकोड़ रही थी कि लग रहा था हम लोग अछूत हैं। रात में यहाँ रहने वाले नौकर भी अब न रुकने का कौनो न कौनो बहाना ढूंढने लगे हैं। ठाकुर साहब ने कुछ नहीं कहा। अलाव पर ठहरी उनकी निगाहों में गहन चिंता के भाव थे। ब्राह्मणों के जाने के बाद आनन फानन स्थानीय ब्राह्मण इकट्ठा किए थे और ब्राह्मण भोज
की औपचारिकता पूरी करने के बाद मृतक भोज के कार्यक्रम को किसी तरह सकुशल संपन्न करा लिया गया था, लेकिन काशी से आए प्रकांड पंडितों द्वारा भोज ठुकरा देने की उस अप्रत्याशित घटना ने कर्मकांडों के प्रति संवेदनशील ठाकुर साहब की मनस्थिति पर गहरा आघात किया था और ये अपराधबोध उनके मन में गहराई तक बस गया था कि वे मां की मुक्ति नहीं बना पाए। बहुरिया पूजा ठीक से कर तो रही है न? काफी देर बाद ठाकुर साहब ने मुंह खोला। उनका लहजा आश्चर्यजनक रूप से गंभीर था। काहे से कि 3 घटना ऐसी घटी है जिससे लागत है कि बहुरिया कुछ लापरवाही कर रही है। पहला माई वाला, जो आप जानती ही हो, दूसरा वो लड़की वाला और तीसरा ब्राह्मणों वाला। अब तो हमें भी लगने लगा है कि डायन हवेली में आ ही गई है। पूछी तो थी, गौतमी बुआ सकुचाते हुए बोली, पर उस दौरान की बातें उसे याद कहाँ रहती हैं। कल के बाद बात की आपने उससे? मौका ही कहाँ मिला। कल भागम भाग ही था और आज आराम से ही फुर्सत ना मिली किसी को। अब कल बात करते हैं उससे कि उपाय ठीक से हो पाया था कि नहीं। ठाकुर साहब ने गहरी सांस लेकर फिर से खामोशी अख्तियार कर ली। जब खामोशी लंबी हो गई तो बुआ ने कहा, बहुरिया हमसे बताया रही थी कि साकेतवा को माई दिखी थी। ठाकुर साहब के माथे पर सिलवटें उभरी। कब? जिस रात खत्म हुई उसी रात। वो माई के ज्यादा निकट था, इसलिए सपने वपने में देखा होगा और उसे लगा होगा कि माई सच में आई थी। ठाकुर के कहने का भाव ऐसा था जैसे वे खुद को तसल्ली देने के लिए जानबूझकर वास्तविकता से मुंह मोड़ रहे हों। भगवान करे ऐसा ही हो और वो साकेतवा के वहम के अलावा और कुछ न हो, वरना ये तो तुम भी जानत हो कि। बुआ आगे भी कुछ कहने जा रही थी कि ठाकुर साहब ने गला खनखारकर कोई संकेत किया। उनका आशय समझकर जब बुआ ने गर्दन पीछे घुमाई तो साकेत को आता हुआ पाई। उन्होंने अपने दांत यूं भींच लिए जैसे कोई बड़ा राज होठों पर आते आते रह गया हो। भोजन तैयार हो गया है बुआ, भाभी इंतजार कर रही हैं। साकेत ने पास आने के बाद कहा।